हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक और बेहतरीन सेट्स की बात करेंगे। आज हम प्यारे साथियों बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस पेपर मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ, स्पेशली वो बच्चे जो कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं या एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए। तो प्यारे साथियों, टाइम वेस्ट ना करते हुए और हम सीधे पेपर पर चलते हैं। आपके सामने पेपर होने वाला है बहुत ही बेहतरीन। तो प्यारे साथियों, आज मैं 21st पेपर कराने वाला हूँ इंग्लिश। जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश मॉडल पेपर चल रहे हैं उनका 21st में सेट कराने वाला हूँ। 21st सेट आज होने वाला है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए और हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है इस सेट का। प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और जहाँ तक हो आपके दोस्तों से प्लीज़ उसे पहुँचाइएगा, ठीक है ना। ये दिया गया है अवर जियोग्राफी, इनकरेक्ट पार्ट को छांटना है। अवर जियोग्राफी टीचर टोल्ड टू स्टडी द मैप ऑफ इंडिया फॉर अ टेस्ट। ओके, बहुत आसान चीज़ है। यहाँ टोल्ड एक ऐसी वर्ब है, जिन्हें नहीं पता है वो नोट डाउन कर लीजिए। टेल और टोल्ड एक ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ में कभी भी प्रीपोजिशन टू नहीं आ सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब अपने साथ ऑब्जेक्ट तो लेंगे ही, ठीक है ना, लेकिन यहाँ टू नहीं आएगा। बट इसमें एक और दिक्कत है, यहाँ टू को हम इसलिए नहीं हटा सकते प्यारे साथियों, क्योंकि स्टडी से पहले जो टू आया हुआ है वो यहाँ पर क्या है। स्टडी से पहले जो टू आया हुआ है वो इन्फिनेटिव है। क्या है वो एक इन्फिनेटिव है, और यहाँ इन्फिनेटिव को हम नहीं हटा सकते। आप सेंस को देखेंगे, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि सर यार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आपने ये टू को हटा दिया, तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट नहीं हो पाएगा। हमें ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसको इन्फिनेटिव में से टू नहीं हटा पाएंगे। ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, टोल्ड का ऑब्जेक्ट है टू स्टडी। केवल स्टडी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, जो कि एक इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। तो प्यारे साथियों, अब क्या किया जाए। इस टू को इसलिए नहीं हटा सकते क्योंकि ये वर्ब से पहले लगा हुआ है। टू स्टडी एक इन्फिनेटिव है और सर टोल्ड के साथ टू आ नहीं सकता। टोल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके साथ में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो टोल्ड के बाद में हमें अस लगाना पड़ेगा, तभी इसका सेंस पूरा हुआ। Our geography teacher told us to study the map of India for a, जो हमारे ज्योग्राफी टीचर ने हमसे कहा। अवर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाएंगे, अस लगाएंगे, लेकिन वो ए पार्ट में लगेगा कि बी पार्ट में। टू स्टडी से पहले लगाया जाएगा अस, ठीक है ना। अवर ज्योग्राफी टीचर टोल्ड अस टू स्टडी द मैप ऑफ इंडिया फॉर अ टेस्ट। तो टोल्ड के बाद में यहाँ अस लगाना पड़ेगा। ए पार्ट बी पार्ट में आएगा यहाँ पे, इसलिए बी पार्ट में एरर है 100%, ठीक है ना। याद रखिएगा, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। टोल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ टू नहीं आ सकता। बट यहाँ स्टडी से पहले टू को हटा नहीं सकते क्योंकि इन्फिनेटिव है, इसको इन्फिनेटिव ही बने रहने देंगे। यहाँ ये प्रीपोजिशन नहीं है, ये एक इन्फिनेटिव है। तो टोल्ड के बाद में ट्रांजिटिव वर्ब है, अस लगाना पड़ेगा। इसलिए किस पार्ट में गलती है, ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है टोल्ड के साथ में, इसलिए बी पार्ट में गलती है 100%। बी पार्ट में एरर है, यहाँ पर अस आएगा टू स्टडी से पहले। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई इंसिस्टेड हैविंग माई से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं अपनी बात को कहता रहा लगातार। इंसिस्ट एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ इंसिस्ट ऑन माने होता है जिद करते रहना या अपनी जिद पर बने रहना। इंसिस्ट टू नहीं होगा, इंसिस्टेड ऑन होगा 100%। फिक्स प्रीपोजिशन में लिख लीजिए। इंसिस्ट के साथ ऑन आता है और परसिस्ट के साथ में इन आता है। परसिस्ट इन माने भी होता है किसी काम को लगातार करते रहना या कहते रहना, जिद करते रहना, मनाना, ठीक है ना, आग्रह करते रहना। आई इंसिस्टेड, मैंने उसे गुहार लगाता रहा। हैविंग माई से, अपनी बात को कहलवाने के लिए मैं उसे लगातार कहता रहा। इंसिस्टेड के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन है प्यारे साथियों, 100% ऑन का यूज़ होगा, लिख लीजिए। इंसिस्ट के साथ ऑन आता है, और एक और लिख लीजिए, इंसिस्ट के साथ ऑन लगाना है। और एक और वर्ब होती है परसिस्ट, PERSIST। परसिस्ट के साथ में हमेशा इन आएगा। परसिस्ट इन का मतलब भी होता है जिद करना किसी के लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मुगल एम्परर केम टू एन इग्नोमिनियस एंड। इग्नोमिनियस माने बहुत बुरा अंत हुआ। तो किसकी बात की जा रही है, मुगल एम्परर पहले की कि लास्ट की। आपको पता होना चाहिए, एल्डर कुछ नहीं होता यहाँ, या तो होगा फर्स्ट या लास्ट। तो लेटेस्ट माने होता है अभी अभी, ये नहीं हो सकता। लेटर माने बाद वाला, एल्डर माने जो आपका एज में बड़ा है। इसलिए लास्ट मुगल एम्परर की बात की जा रही है। जो अंतिम मुगल सम्राट था उसका बहुत बुरा अंत हुआ, औरंगजेब हो चाहे कोई भी हो। इग्नोमिनियस एंड का मतलब है बहुत बुरी तरह से अंत हुआ, ठीक है ना। तो लास्ट यहाँ पे 100% सुपरलेटिव डिग्री है। सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर लास्ट ही आएगा 100%। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। हिटलर, वो एक हिटलर है।
प्यारे बच्चों एक्चुअली में हिटलर की यहाँ बात नहीं हो रही है। जो आपने जर्मनी के तानाशाह का नाम सुना होगा, हिटलर एक डिक्टेटर था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तानाशाह था, उसकी नेचर बहुत ही र्यूड थी, वो लोगों को मार देता था। और क्या कहते हैं, उसने जर्मनी को बचाने के लिए बहुत सारे यहूदियों को ट्रेनों में भरवा के 60 लाख लोगों को मरवाया। तो हिटलर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो नेट से आप बहुत ज़्यादा जान सकते हैं, लेकिन ये एक लड़के को डिफाइन किया जा रहा है कि उसकी नेचर सेम हिटलर जैसी है। तो जब किसी भी बंदे को पर्सोनिफाइड किया जाए, पर्सोनिफिकेशन किया जाए, तो वहाँ हम ए लगा देंगे, हिटलर से पहले आर्टिकल द नहीं आएगा। तो ही इज़ अ हिटलर का मतलब ये नहीं है कि वो एक हिटलर है, वो हिटलर के जैसा है, जैसे हिटलर था ऐसे ही उसकी नेचर है, बहुत ज़्यादा क्रूड। तो सर ए इज़ द राइट आंसर, एन नहीं आएगा, याद रखिएगा, हिटलर नहीं होता है, हिटलर होता है। ए इज़ द राइट आंसर, कन्फर्म। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से थोड़ा देखना होगा। यहाँ बताना है बेस्ट रिप्लेसमेंट बताना है। द होल आइडिया ऑफ, पूरा जो आइडिया था कंस्ट्रक्टिंग माने बनाने का एंड टू डेकोरेट सजाने का पूजा मंडल को, वो एक स्किल और क्रिएटिविटी का ही हिस्सा था। आपको ये पता होना चाहिए कंस्ट्रक्टेड क्यों आई है, क्योंकि ऑफ एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद में आने वाली वर्ब में हमेशा आईएनजी आती है, मतलब जीरंड रूप आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दुनिया में कोई भी प्रीपोजिशन हो या तो उसके बाद वर्ब लगाओगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, ठीक है ना। द होल आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑफ, यदि यहाँ सेम प्रीपोजिशन ऑफ है तो यहाँ टू आएगा कि ये भी ऑफ रहेगा, क्योंकि सेम जीरंड की बात की जा रही है, कंस्ट्रक्टिंग और डेकोरेटिंग। और इसलिए जब यहाँ टू नहीं लगाएंगे, यदि आपने यहाँ पे जीरंड लगाया है तो यहाँ भी जीरंड आएगा, क्योंकि एक ही पार्ट है पूरा। पूजा मंडल, जो पूजा मंडल पंडाल था, उसको सजाने और बनाने का जो पूरा आइडिया था वो एक स्किल और क्रिएटिविटी का ही हिस्सा था, मतलब उसके लिए भी स्किल चाहिए होता है। तो यहाँ पे भी ऑफ डेकोरेटिंग द पूजा मंडाल, ठीक है ना। द होल आइडिया की बात की जा रही है तो वो तो इज आएगी, वर्ब तो बिल्कुल सही है, इज आएगी। होल आइडिया जो आया ऑफ डेकोरेटिंग द पूजा मंडाल, तो यहाँ पे ऑफ के साथ डेकोरेटिंग आएगी, टू नहीं आएगा, और डेकोरेट आईएनजी आ जाएगी ऑफ के साथ में, प्रीपोजिशन के साथ में, ठीक है ना। तो 100% क्या सही है, बी इज़ द राइट आंसर। क्या सही है, बी इज़ द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेंड और ब्रिंग समबडी, किसी को भेजना या लाना, बैक टू हिज ओन, किसी स्वदेश वापसी कराना। किसी के देश में, कोई भी देश से बंदा है वो दूसरे देश में चला गया, उसको उसी के देश में भेजना या देश में लेकर आना, उसे एक वर्ड में क्या बोलते हैं, असाइलम माने शरण स्थल होता है। ये हो नहीं सकता, ये शरण स्थल होता है टेम्परेरी। सपोज करो आप कहीं फंस गए हो या कहीं भी आप अपने जा रहे हो रास्ते में किसी भी यात्रा पर, और वहाँ आपको क्या हो गया है, मतलब शरण की ज़रूरत है, तो वो शरण स्थल असाइलम कहलाएगा, एजिलम। रिफ्यूज माने शरण स्थल, शरणार्थी होते हैं रिफ्यूजीज, रिफ्यूज माने शरण स्थल होता है। रिपेट्रिएट का मतलब ये होता है स्वदेश वापसी, किसी को उसके देश घर वापसी कराना, उसे ही हम बोलते हैं रिपेट्रिएट। रिपार्टी वो बंदा है, रिपेट्रिएट इस नाम है इस प्रक्रिया का। प्रत्यावर्तित करना किसी को, या फिर स्वदेश वापसी कराना, ठीक है ना। और इसीलिए सर क्या नहीं होगा, एमिग्रेट किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, EMI। जे आश्रय, किसी को उसी के घर पर, रिफ्यूज माने होता है आश्रय देना। एमिग्रेट माने होता है एक बंदा जब देश छोड़ के दूसरे देश में सेटल हो जाता है, उसे एमिग्रेशन बोलते हैं। एमिग्रेट EMI GRATEION और इमिग्रेशन IMMI। तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा, रिफ्यूजी माने शरण स्थल नहीं होगा, असाइलम भी नहीं होगा। रिपेट्रिएट का मतलब होता है स्वदेश वापसी कराना, किसी को उसी के घर में भेजना। 6 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। 7 क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। द गर्ल वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, इसका पैसिव क्या बनेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पास्ट कंटिन्यूस बाद आप ये देख लिए, वॉज के बाद में क्या कहते हैं, इसमें बीइंग जुड़ जाता है कंटिन्यूस के पैसिव में, और बीइंग कहाँ पे है, एक ही ऑप्शन में है, बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। पैसिव के परफेक्ट के पैसिव में बीइंग जुड़ जाता है, ये परफेक्ट हो गया। यहाँ बीइंग जोड़ दीजिए कंटिन्यूस के पैसिव में, और इसलिए बीइंग आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बी इज़ द राइट आंसर। रिमोट किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, रिमोट मैं आपको बता दूं, रिमोट का मतलब होता है, यहाँ पूछा गया है सिनोनिम्स क्या होगा। रिमोट माने होता है दूरस्थ, डिस्टेंट। जो आपने कभी सुना होगा, स्पीच सुना होगा, जो भी रिमोट एरियाज होते हैं, दूरस्थ गांव होते हैं, उन तक कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी हर चीज़ की, ये बोला जाता है अक्सर प्रधानमंत्री के द्वारा। रिमोट माने दूर या डिस्टेंट माने दूर, और जो क्लोज होता है उसको क्या बोलते हैं, पास में। जो क्लोज है उसको क्या बोलते हैं, पास में। तो इसका सही आंसर क्लोज होगा कि फार होगा। यहाँ सिनोनिम्स पूछा गया प्यारे बच्चे, सॉरी ये एंटोनिम्स है, यहाँ ये एंटोनिम्स है, प्लीज़ याद रखिएगा, ये एंटोनिम्स है, ठीक है ना, टाइपिंग की गलती है। ये एंटोनिम्स पूछा गया है, और इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, परफेक्ट, बिल्कुल एकदम सही आंसर होगा क्लोज। रिमोट का मतलब दूर, क्लोज माने पास में। और सर यहाँ पे दूसरे जो वर्ड आ रहे हैं वो क्या हैं,
फार माने दूर, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। अलोंग माने साथ में, के साथ साथ। ये भी इमिनेंट किसे कहते हैं? कोई भी चीज़ जो निकट भविष्य में जल्दी घटित होने वाली, हैपनिंग वेरी सून। कोई भी चीज़ जो निकट नियर फ्यूचर में होने वाली है उसके लिए हम इमिनेंट लगाते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इमिनेंट भी नहीं होगा। रिमोट का जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा? क्लोज। आगे बढ़ते हैं। कैंटेंकरस, कैंटेंकरस एक बहुत ही प्यारा वर्ड है, मतलब झगड़ालू नेचर। एडजेक्टिव है ये, पीछे ओ यू एस आ रही। किसी भी वर्ड के पीछे ओ यू एस आएगी या ए बी एल ई आएगी, ए बी एल ई आएगी, और या आई वी ई, ये सब वर्ड आएंगे तो याद रखिएगा वो क्या होगा? 100% वो एक एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना। हमेशा एक एडजेक्टिव होगा, जैसे लैबोरियस, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। कैंटेंकरस का मतलब होता है झगड़ालू। इसका सही आंसर सिनोनिम्स होगा। क्वारलसम माने भी क्या होता है? झगड़ालू होता है भाई। क्वारलसम भी क्या होगा? झगड़ालू होगा। कैंटेंकरस का मतलब झगड़ालू, क्वारलसम माने भी झगड़ालू। डिसरेस्पेक्टफुल माने अपमान, अपमानजनक तरीके से ये हो नहीं सकता, बेइज्जती जो की गई हो। नोइजी माने बहुत शोरगुल, और रेस किसे कहते हैं? बहुत ही जल्दबाज। बहुत ही जल्दबाजी करना किसी चीज़ में रेस बोलते हैं, आर्य सच। रेस का मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी करना। आगे बढ़ते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ही रस्ड रूम। रस्ट एक ऐसी वर्ब है, वो रूम की तरफ दौड़ गया, उसमें अंदर घुस गया। रस्ट के साथ में हमेशा टू नहीं इनटू आता है। रस्ट इनटू का मतलब होता है प्रवेश करना कहीं पर भी, एंटर्ड, ठीक है ना। वो रूम में दौड़ा हुआ चला गया, ठीक है। रस्ट इनटू मैंने बहुत तेजी से दौड़ के चला गया, तो रस्ट के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन आप देख लीजिए, इनटू आएगा। रस्ट इनटू, जो भी आप रूम वगैरह में जा रहे हो, ठीक है ना, उसके लिए इनटू यूज़ किया जाएगा। रस्ट इनटू, तेजी से दौड़ना। भाग गया। सी टोल्ड मी, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। प्लीज़ सेंड माई बिल्स, यहाँ रिक्वेस्ट की गई है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या करना? मी आया है हुआ है, यहाँ मी गायब है, इसीलिए ये नहीं होगा। सी रिक्वेस्टेड टू मी होगा। टोल्ड ही, सी टोल्ड मी प्लीज सेंड माई बिल्स, तो ही रिक्वेस्ट, सी रिक्वेस्टेड मी होगा यहाँ पे। सी रिक्वेस्टेड मी टू सेंड हर बिल्स। सी रिक्वेस्टेड, यहाँ दैट नहीं आएगा, इंपरेटिव वाक्य है, यहाँ कुछ लगाया नहीं गया, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर। 100% सही आंसर डी होगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कंजंक्शन टू लगाएंगे, याद रखना है इंपरेटिव वाक्यों में कंजंक्शन टू यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं। एक आइटम्स फ्रेज है, बहुत ही अच्छा आइटम्स फ्रेज है प्यारे साथियों। वी कंसिडर्ड द 14th of February अ रेड लेटर डे। 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है? कंसिडर 14 फरवरी को, जिनको नहीं पता है कि रेड लेटर डे मनाया जाता है, हिस्टोरिक डे मनाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे जो देश जो हैं जवान थे, उनकी यहाँ हत्या हो गई थी, मतलब ठीक है ना, ब्लास्ट हुआ था। पुलवामा अटैक भी 14 तारीख को हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 14 फेब को हम एक रेड लेटर डे मनाते हैं। रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? एक ऐसा दिन जिसे खून से लिखा गया हो, खून से एक लेटर पत्र लिखा गया होगा, मतलब नॉर्मल डे नहीं होगा जो खून से लिखा गया है। याद रखना वो डे एक महत्वपूर्ण दिन रहा होगा, इसलिए पक्का याद रखना एक रेड लेटर डे का मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट डे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे। मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है। ऑलरेडी की स्पेलिंग सही है, लगेज की सही है। सक्सेस में SUCCESS आता है प्यारे साथियों, याद रखना SUCCESS, इसलिए यही मिस स्पेल्ड पूछा गया है। कैरियर की स्पेलिंग भी सही है, ऑलरेडी मैंने पहले से ही। लगेज माने सामान, कैरियर माने आपका जो लक्ष्य होता है भविष्य। सक्सेस में क्या आता है? SUCCESS, यहाँ डबल सी होना चाहिए था। मिस स्पेल्ड का मतलब है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से वो वाला शब्द चुनिए जिसकी स्पेलिंग गलत है, तो सी इज़ द राइट आंसर। एंड सर 14 क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ की स्पेलिंग क्या होती है? BORTH BIRTH। डेट ऑफ बर्थ का मतलब होता है जन्मदिन कब हुआ है, आपका जन्मदिन की डेट क्या है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हम बोथ नहीं आएगा ना ब्रेकफास्ट आएगा, BIRTH आएगा, डेट ऑफ बर्थ। ओके, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, कंफर्म। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रॉपर कंजंक्शन लगाना है। उसने बहुत कोशिश की फिर भी वो सफल नहीं हुआ, तो ये बताओ, जब कोशिश की गई लेकिन वो सफल नहीं हुआ, कोशिश करने के बाद सफल होना चाहिए था लेकिन फिर भी नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ कंजंक्शन नेगेटिव सेंस में क्या आएगा? 100% बट का यूज़ किया जाएगा। जब कोई काम किया गया है फिर भी वो नहीं हो पाया और जो कोशिश की गई है, तो इसका मतलब यहाँ बट इसको डिनोट करेगा, ठीक है, इसके सेंस को। 100% यहाँ पर क्या आएगा? बट आएगा। उसने बहुत कोशिश की बट फिर भी वो सफल नहीं हुआ। सर ही ट्राइड हार्ड बट फिर क्या हुआ? ही डिड नॉट सक्सीड। 100%, ठीक है ना। एंड सर आगे चलते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में एवरी मॉर्निंग आ जाए, डेली आ जाए, जनरली आ जाए, वो वाक्य केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। वो रूटीन को दिखाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। दुनिया में जितने भी रूटीन दिखाने वाले, रेगुलर और इरेगुलर रूटीन दिखाने वाले वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा। इसलिए वो एवरी मॉर्निंग एक्सरसाइज करता है कि नहीं करता है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा इस बात को। टेक नहीं आ सकता क्योंकि एस और यस आनी चाहिए थी। ही टेक्स,
डू नॉट टेक या डज नॉट टेक, ही के साथ में डज नॉट टेक आएगी, बिल्कुल एकदम सही है। यदि पॉजिटिव होता तो हम टेक्स लगाते, तो ही डज नॉट टेक एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, वो हर मॉर्निंग को एक्सरसाइज नहीं करता है, मतलब ठीक है ना, बिल्कुल नहीं कर पाता है, उसका रूटीन नहीं है, तो 100% सी इज़ द राइट आंसर। ये नहीं हो सकता डू, टेकन भी नहीं हो सकता, टेक हो सकता था लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस आते। क्वेश्चन 17 to 20 एक बहुत ही अच्छा पैसेज है प्यारे साथियों, आपको ये देखना होगा और मैं ये बता देता हूँ आपको फटाफट से। इफ़ दिस इज सो, इफ़ टू रीड अ बुक एज इट शुड बी रीड कॉल्स फॉर द रेयरेस्ट क्वालिटीज ऑफ इमेजिनेशन। ध्यान से देखना है किसके ऊपर है, कुछ बच्चों को थोड़ा कम समझ में आएगा। यह कहानी चल रही है, ठीक है ना, कि किताब का पर्पज़ क्या होता है, लिटरेचर का मतलब क्या होता है, यहाँ किताब के कौन कौन से पार्ट भाग होते हैं, एक लिटरेचर होती है, एक पोइट्री है, मतलब क्या उद्देश्य होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से हम पढ़ेंगे। इफ़ दिस इज सो, यदि ऐसा होता, क्या होता, इफ़ टू रीड अ बुक, एक किताब को पढ़ना, एज इट, बिल्कुल ऐसे, इट शुड बी रीड, जैसे कि पढ़ी जानी चाहिए, कॉल्स फॉर द रेयरेस्ट क्वालिटीज ऑफ इमेजिनेशन। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता, रेयरेस्ट क्वालिटी ऑफ इमेजिनेशन, शायद ही हमें कभी इमेजिनेशन की रेयरेस्ट क्वालिटीज़ मिल पाती, मतलब शायद ही हम कल्पना कर पाते, इंसाइट एंड जजमेंट, और शायद ही हम कभी डिसीजन अपना दे पाएँ और अपनी दृष्टि से इंसाइट कर पाएँ या जजमेंट कर पाएँ, ठीक है ना, मतलब नहीं कर पाते। यू में परहैप्स कंक्लूड, तुम शायद ये क्या निकाल सकते हो, ये कंक्लूड कर सकते हो, मतलब ये निष्कर्ष निकाल सकते हो। कंक्लूजन का मतलब है कंक्लूड, शायद ही तुम निष्कर्ष निकाल पाओगे दैट लिटरेचर इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स आर्ट, लिटरेचर एक बहुत ही जटिल कला है, मतलब हर एक नहीं समझ सकता एक्चुअली में। प्रैग्मेटिक जो प्रैक्टिकल मीनिंग है लिटरेचर का वो क्या होना चाहिए, एंड दैट इज, और यही कारण है, दैट इट इज़ अनलाइकली, लाइकली पसंद है तो ये लोगों को पसंद नहीं आती, ये बहुत अजीब बात है। दैट वी शैल बी एबल, ये हम योग्य भी हो जाएंगे, इवन आफ्टर अ लाइफ टाइम ऑफ रीडिंग टू मेक, हाँ अरे यदि हम इवन आफ्टर अ लाइफ टाइम ऑफ रीडिंग, पूरी ज़िंदगी भी पढ़ें, टू मेक एनी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, ये एकदम बहुत बड़ी बात है। वो ये कह रहा है कि तुम पूरी ज़िंदगी भी पढ़ोगे तब भी शायद मुश्किल ही चांस हैं कि तुम कोई कंट्रीब्यूशन कर पाओगे इसकी, मतलब आलोचना करने में, शायद ही तुम मतलब लिटरेचर के बारे में कोई नई थ्योरी जनरेट कर पाओगे। बहुत पढ़ने के बाद भी ये मजाक ही होगा, मतलब बहुत कम चांसेस हैं कि आपको थोड़ा बहुत वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। वी मस्ट रिमेन रीडर्स, हमें रीडर बने रहना अच्छी बात है। वी शैल नॉट पुट ऑन द फर्दर ग्लोरी, हमें आगे भी इसका जो वैभव है, भव्य जो इसकी शीलता है, उस पर भी हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना, मतलब हम क्रिटिक्स नहीं कर सकते किसी भी किताब लिटरेचर पर जो बिलोंग करती है टू दोज रेयर थिंग बीइंग, जो उन लोगों की से बिलोंग करती है, हु आर आल्सो क्रिटिक्स, जो खुद क्रिटिक्स हैं, उनके बारे में भी हम तुरंत किसी बात के, किसी भाषा के बारे में क्रिटिक्स करना, आलोचना करना या उस पर बहस करना मजाक नहीं कहा जा रहा है। पूरी ज़िंदगी निकल जाती है तब जाके चीज़ें समझ में आती हैं कि लिटरेचर या किसी भाषा का सही मतलब क्या है। प्यारे बच्चों, वही उसने समझाया है। तो पहला मैं क्वेश्चन यह करने वाला हूँ, व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकतर लोगों का लिटरेचर के बारे में क्या ओपिनियन है। दैट इट इज़ नॉट एन इजी वन टू कंट्रीब्यूट एनी थिंग्स, बिल्कुल सही है, ये आसान चीज़ नहीं है, ठीक है ना। दैट इट इज़ टू सम एक्सटेंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। कंट्रीब्यूट करना आसान नहीं, देयर नो कंट्रीब्यूशन इज नेसेसरी, नहीं दे आसान नहीं है। दैट इट इज़ नॉट एन इजी वन नहीं है टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग, लिटरेचर में अपना कंट्रीब्यूशन देना एक मजाक नहीं है, मतलब बहुत बड़ी बात है, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। कंक्लूड का ऑप्शन क्या होगा, कंक्लूड बोलते हैं किसको, फाइनल निष्कर्ष निकालना, इसका होगा कमेंस, माने शुरुआत करना, ठीक है ना। कमेंसमेंट का मतलब है शुरू, प्रारंभ करना, किसी चीज़ का आरंभ करना। कंक्लूड माने अंत करना। और अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अकॉर्डिंग ये बताइए क्या कहा जा रहा है। ऑथर के अकॉर्डिंग 19वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर इट इज़ नॉट पॉसिबल, कि पॉसिबल नहीं फॉर मोस्ट ऑफ अस टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग फॉर क्रिटिसिज्म, हम तुरंत क्रिटिसिज्म नहीं कर पाएंगे, कोई मजाक नहीं है, हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। लिटरेचर को समझना हर एक की हर एक के लिए मजाक नहीं है। और हम जो क्रिटिक्स कर देते हैं, किसी के भाषा के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, ये मजाक नहीं है। पहले खुद आप जब लिखोगे, जब आपको पता चलेगा कि शायद ही मैं पूरी ज़िंदगी निकलेगी और कुछ भी एक अच्छा लिटरेचर के बारे में कुछ लिख पाया, तो ये क्रिटिक बनना बहुत आसान चीज़ नहीं है। और लास्ट, ऑथर फील करता है वी कैन नॉट हैव द ग्रेटनेस, हमें ग्रेटनेस नहीं हो सकती क्या बनने की, क्रिटिक्स बनने की। वो कुछ और ही अलग ही लोग होते हैं जो बहुत रेयर थिंग्स हैं, जो कि क्रिटिक्स हैं, हमें इतनी अभी महानता नहीं है। तो याद रखिएगा। आई होप आपको पेपर अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। पेपर बहुत अच्छा था। प्लीज़ अपने मार्क्स ज़रूर बताया करें कि सर मेरे इतने मार्क्स आए। मैं PDF कॉपी टेलीग्राम चैनल पर सेंड करता हूँ, वहाँ से प्लीज़ गाइज आप लोग
अवेलेबल ले लिया करें। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है सुधीर डिफेंस एकेडमी। वहाँ सब कुछ आपको PDF से लेके GD के टॉपिक्स से लेके मिलेगा। प्लीज़ भाई GD के टॉपिक्स में शुरू करूँगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में परेशान ना हो। GD के टॉपिक्स 1-2 दिन में अपलोड हो जाएंगे, आप पेपर को देख लीजिए तब तक, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। तो सर मेरे अंदर कोई चीज बहुत कमी थी। कुछ लोग जो आए मान रहे हैं कि सर ये सर्वे पहली होती होगा, ये रियलिटी है भाई, ये हमारा जुड़ाव है दिल का एक्चुअली। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।